हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपके लेके आ गए हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 1, जिसमें हम आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इन 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पे इसकी पीडीएफ फाइल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 50 लाइक। यदि 50 लाइक इस वीडियो में आते हैं तो हम अगला सेट आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत से लोग इस वीडियो को देख पाए और वो भी एएलपी सीबीटी2 की तैयारी अच्छे से जांच पाए कि वो कितने तैयार है एएलपी सीबीटी2 एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं एक्सपेक्टेड पेपर 1 के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, जूल और किलोवाट घंटा इकाइयों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दोस्तों, जूल और किलोवाट घंटा दोनों ऊर्जा की व्युत्पन्न इकाइयां है। दूसरा, जूल ऊर्जा की एसआई इकाई है, जबकि किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई है। तो सही कथन बताइए दोस्तों, दोनों में से कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, 1 और 2 दोनों। दोस्तों, जूल और किलोवाट घंटा जो है ना, ये दोनों ऊर्जा की व्युत्पन्न इकाइयां होती है। और जूल जो होती है ये ऊर्जा की एसआई इकाई होती है, जबकि किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही कथन क्या है? हमारे सत्य कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में छिपे हुए किनारों को किस रेखा प्रकार से दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए निरंतर मोटी रेखा, ऑप्शन बी निरंतर पतली रेखा, ऑप्शन सी छोटी धराशायी पतली रेखा, या ऑप्शन नंबर डी लंबी चैन पतली रेखा। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में छिपे हुए किनारों को जो है ना, ये छोटी धराशायी पतली रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जब किसी गुब्बारे से हवा तेजी से बाहर निकलती है तो वह अचानक आसपास के वातावरण में फैल जाती है। यह तीव्र प्रसार किस प्रकार की प्रक्रिया के रूप में होता है? ऑप्शन ए समतापी प्रक्रिया, ऑप्शन बी रुद्धोष्म प्रक्रिया, ऑप्शन सी समदाबी प्रक्रिया, या ऑप्शन नंबर डी सम आयतनिक प्रक्रिया। दोस्तों, जब किसी गुब्बारे से हवा तेजी से बाहर निकलती है तो वह अचानक आसपास के वातावरण में फैल जाती है। यह तीव्र प्रसार जो है ना, ये रुद्धोष्म प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? रुद्धोष्म प्रक्रिया के रूप में होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता कौन सा था? ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी पेरिस समझौता, ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल, या ऑप्शन नंबर डी स्टॉकहोम कन्वेंशन। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता था हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है दोस्तों, HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। दूसरा कथन, यह वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा संचार के लिए उपयोग किए जाने वाला एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो सही कथन बताइए, दोनों में से कौन सा हो जाएगा? तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन जो है दोस्तों, ये हमारे सत्य कथन है। जो HTTP होता है ना, ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है और यह वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में तीनों मुख्य अक्षों के समांतर सभी रेखाएं क्षैतिज से कितने कोण पर खींची जाती है? ऑप्शन ए 30 डिग्री के कोण पर, ऑप्शन बी 45 डिग्री के कोण पर, ऑप्शन सी 60 डिग्री के कोण पर, या ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री के कोण पर। दोस्तों, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में तीनों मुख्य अक्षों के समांतर सभी रेखाएं जो है क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर खींची जाती है। कितने डिग्री के? 30 डिग्री के कोण पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के तिरछे प्रक्षेपण में पश्चगामी अक्ष
पर वस्तु की गहराई पूर्ण आकार में दर्शाई जाती है। तो वह कौन सा प्रक्षेपण है जिसमें पश्चिगामी अक्ष पर वस्तु की गहराई पूर्ण आकार में दर्शाई जाती है? ऑप्शन ए कैबिनेट प्रक्षेपण, ऑप्शन बी कैविलियर प्रक्षेपण, ऑप्शन सी आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण या ऑप्शन नंबर डी परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण। तो दोस्तों कैविलियर प्रक्षेपण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैविलियर प्रक्षेपण एक तिरछा प्रक्षेपण है जिसमें पक्षगामी अक्ष पर वस्तु की गहराई पूर्ण आकार में दर्शाई जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक हीटिंग सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है जहां x स्थिर अवस्था में पानी को गर्म करने के लिए गैस का उपयोग किया जाता है? तो जो सही कथन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए वाला, प्रति सेकंड गैस द्वारा आपूर्ति की गई उष्मा प्रति सेकंड पानी द्वारा प्राप्त उष्मा के बराबर होती है यदि उष्मा का कोई नुकसान ना हो। तो सही कथन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2:1 स्केल का क्या अर्थ होता है? दोस्तों 2:1 स्केल का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए ड्राइंग वास्तविक वस्तु के आकार की आधी है, ऑप्शन बी ड्राइंग वास्तविक वस्तु के आकार की दोगुनी है, ऑप्शन सी वस्तु ड्राइंग के आकार की दोगुनी है और ऑप्शन नंबर डी है ड्राइंग और वस्तु एक ही आकार की है। दोस्तों 2:1 स्केल का अर्थ होता है, हम जानते हैं RF जब निकालते हैं हम तो क्या होता है, ड्राइंग का माप, ड्राइंग का क्या होता है, ये ड्राइंग की माप बटे वस्तु की माप। अगर दोस्तों ये अगर 2 है, ड्राइंग की माप 2 है और वस्तु की माप 1 है, तो जो हमारी ड्राइंग जो होगी वो ड्राइंग का जो आकार होगा वो क्या होगा, वस्तु से 2 गुना होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्राइंग जो होगी ड्राइंग जो है वास्तविक वस्तु के आकार की क्या होगी, 2 गुनी होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में कितने प्रमुख दृश्य संभव होते हैं? दोस्तों संभव होते पूछा है, तो दोस्तों ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में कितने प्रमुख दृश्य संभव होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 8 होते हैं? तो दोस्तों ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में 6 प्रमुख दृश्य संभव होते हैं। कितने? 6। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ आयनों की गति के माध्यम से बिजली का संचालन करता है? तो आयनों की गति के माध्यम से जो संचालन करता है वो है पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक वृत्त का व्यास दर्शाने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है? दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक वृत्त के व्यास को दर्शाने के लिए हम उपयोग करते हैं किस प्रतीक का? फाई प्रतीक का। किसका? फाई प्रतीक का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 150 न्यूटन है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार मतलब वेट इन अर्थ कितना है हमारे पास में? वेट इन अर्थ जो है ये हमारे पास में 150 न्यूटन है। कितना है? 150 न्यूटन। और हम जानते हैं वेट इन अर्थ क्या होता है, मतलब वेट पृथ्वी पर भार क्या होता है? m/g होता है। तो m/g बराबर क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? m का मान हमको नहीं पता दोस्तों, लेकिन g का मान क्या पता है हमको, कितना है? 10 है। बराबर किसके हो जाएगा? 150 के हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो हमारा द्रव्यमान का मान कितना निकल के आ जाएगा? 15 किलोग्राम निकल के आ जाएगा। कितना? 15 किलोग्राम। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। दोस्तों चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान 15 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे भी क्या होगा? 15 किलोग्राम ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में शीर्षक ब्लॉक सामान्यतः कहाँ स्थित होता है? दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में शीर्षक ब्लॉक जो होता है ना, ये निचले दाएं कोने में स्थित होता है। कहाँ पे? निचले दाएं कोने में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सड़क संकेतों की इनमें से कौन सी श्रेणी उन आदेशों को देने के लिए उपयोग की जाती है जिनका पालन करना सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानूनी दंड से बचने के लिए अनिवार्य होता है? दोस्तों सड़क संकेतों की इनमें से वह श्रेणी जो उन आदेशों को देने के लिए उपयोग की जाती है जिनका पालन करना सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानूनी दंड से बचने के लिए अनिवार्य है, वो कहलाते हैं हमारे अनिवार्य संकेत। क्या कहलाते हैं? अनिवार्य संकेत कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कार्यस्थल के भौतिक या रासायनिक खतरों से श्रमिकों को बचाने के लिए डिजाइन किए गए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई में निम्न में से कौन सी वस्तु शामिल होती है? दोस्तों कार्यस्थल के भौतिक या रासायनिक खतरों से श्रमिकों को बचाने के लिए डिजाइन किए गए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसका नाम क्या है? पीपीई।
अच्छा, पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है। इनमें जो वस्तु शामिल होती है वो होती है हमारे सुरक्षा चश्मे और हार्ड हेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की जीवा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, इसकी लंबाई बराबर होती है। दोस्तों, एक वृत्त की जीवा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, इसकी लंबाई जो होती है ना, ये वृत्त की त्रिज्या की क्या होती है, बराबर होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वर्नियर कैलिपर में मुख्य पैमाने की माप 35 mm है और वर्नियर पैमाने का 15वां भाग मुख्य पैमाने के किसी भाग से मिलता है। यदि कैलिपर का अल्पतमांक 0.02 mm है तो कुल माप क्या होगी। दोस्तों, हमको क्या दिया गया है, मुख्य पैमाने की माप कितनी दी गई है, हमको 35 mm दी गई है। कितनी दी गई है, 35 mm, ठीक है। वर्नियर पैमाने का 15वां भाग मतलब भागों की संख्या कितनी है, 15 भाग है, ठीक है। और अल्पतमांक कितना दिया गया है हमको, 0.02 mm, यही दिया गया है। और हमसे क्या पूछा है, कुल माप पूछा है। तो आपको याद रखना है कुल माप बराबर क्या होता है, कुल माप बराबर होता है मुख्य पैमाने की माप, मुख्य पैमाने की माप प्लस भागों की संख्या इंटू अल्पतमांक के। क्या होता है, भागों की संख्या इंटू अल्पतमांक के, ठीक है। क्या होता है, भागों की संख्या इंटू अल्पतमांक के। तो मुख्य पैमाने की माप कितनी है दोस्तों, 35 है, प्लस ब्रैकेट में भागों की संख्या कितनी है, 15 भाग, और अल्पतमांक का मान कितना है, 0.02। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 प्लस 0.30, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35.30। जो कुल माप होगी कितनी होगी, 35.30 mm। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निकालने का फॉर्मूला याद रख लोगे, जब भी बोले कुल माप के बारे में तो कुल माप बराबर होता है मुख्य पैमाने की माप प्लस भागों की संख्या इंटू अल्पतमांक के, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो आसन्न आइसोमेट्रिक अक्षों के बीच का कोण होता है। दोस्तों, दो आसन्न आइसोमेट्रिक अक्षों के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 120 डिग्री। कितने डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विंडोज डेस्कटॉप परिवेश का कौन सा घटक आपको स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेनू के माध्यम से प्रोग्रामों को खोजने और लॉन्च करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों, विंडोज डेस्कटॉप परिवेश का वह घटक जो स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेनू के माध्यम से प्रोग्रामों को खोजने और लॉन्च करने की अनुमति देता है, उसे हम बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं, उसे हम टास्क बार बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक व्युत्पन्न एसआई इकाई है। दोस्तों, व्युत्पन्न एसआई इकाई हमको बताना है। दोस्तों, किलोग्राम तो हमारी क्या है, मूल इकाई है। मीटर क्या है, हमारी मूल इकाई है। केल्विन क्या है, हमारी मूल इकाई है। जो न्यूटन है ना, ये क्या है, एक व्युत्पन्न इकाई है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक नियमित पेंटागन में सममिति की कितनी रेखाएं होती है। दोस्तों, एक नियमित पेंटागन में सममिति की जो है ना 5 रेखाएं होती है। कितनी, 5 रेखाएं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गतिज ऊर्जा का विमी सूत्र क्या है। अब दोस्तों, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ये होता है 1/2 mv² के, ठीक है। क्या होता है, 1/2 mv² से। तो 1/t को तो हमको कोई लेना देना नहीं है। mv² से मतलब है mv²। अब ये बताइए वेग क्या होता है हमारा, वेग होता है विस्थापन बटे समय के। वेग क्या होता है हमारा, विस्थापन बटे समय के, मतलब विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम के। और ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान को किससे प्रेजेंट करते हैं हम जब विमी सूत्र निकालते हैं, तो m से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। कैपिटल M हो गया। अब डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, डिस्टेंस का होता है मीटर। तो क्या हो जाएगा, मीटर को किससे करते हैं हम, लंबाई। लंबाई का मात्रक मतलब तो L हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L², होगा कि नहीं होगा, डिवाइडेड बाय टी का मात्रक। टी क्या है, समय है। और समय को किससे करते हैं हम, कैपिटल टी से करते हैं। लेकिन इसका भी स्क्वायर होगा क्योंकि ये नीचे में है, ये स्क्वायर पूरे पूरे ब्रैकेट में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारी गतिज ऊर्जा का जो विमी सूत्र आएगा वो क्या आएगा, mL², और जो टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। तो mL² t-2, ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा, mL² t-2। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। दोस्तों, 1 माइक्रो एम्पियर जो है ना, ये 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्ण अनुभाग दृश्य
फुल सेक्शन व्यू में काटने का तल, मतलब कटिंग प्लेन क्या हो करता है दोस्तों, पूर्ण अनुभाग दृश्य में काटने का तल जो है ना, ये पूरी वस्तु से होकर पूर्ण रूप से गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जब एक पनडुब्बी पानी में एक निश्चित गहराई पर पूरी तरह से डूबी रहती है तो तटस्थ उछाल उसकी औसत घनत्व होनी चाहिए। दोस्तों एक पनडुब्बी है जो पानी में एक निश्चित गहराई पर पूरी तरह डूबी रहती है, तटस्थ उछाल में उसकी औसत घनत्व क्या होती है दोस्तों, तटस्थ उछाल में उसकी जो घनत्व होगा ना, वो पानी की घनत्व क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले एक धातु के गोले को पानी में पूरी तरह डुबोया जाता है। प्रत्यक्ष भार हानि ज्ञात करिए। जी का मान हमको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, आयतन हमको बोला है 4/3 पाई आर क्यूब लेना है, और पाई का मान हमको कितना लेना है, 3.14 लेना है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या दिया गया है, त्रिज्या हमको दी गई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर हमको त्रिज्या दी गई है। ठीक है, अब क्या बोला है, भार हानि हमको बताना है क्या होगा, और हमको आयतन क्या बोला है, 4/3 पाई आर क्यूब लेना है। तो हम आयतन निकाल लेते हैं। आयतन v बराबर क्या होगा, 4/3 इंटू पाई का मान कितना रखना है हमको, 3.14 इंटू आर का मान कितना है 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 3 से काट देते इसको, 3 9 27, तो 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 3.14 करिए, 36 इंटू 3.14 करिए। तो 36 इंटू 3.14 जब हम करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, 36 इंटू 3.14 करेंगे तो ये 113 लगभग के निकल के आएगा। कितना, 113 किसके, सेंटीमीटर क्यूब के। ये हमारा क्या निकल के आ गया, आयतन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, आयतन निकल के आ गया। अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों, प्रत्यक्ष भार हानि। अब दोस्तों आयतन हमारा 113 सेंटीमीटर निकल के आया, मतलब जो विस्थापित पानी का द्रव्यमान होगा वो आयतन के बराबर ही तो होगा। मतलब जो विस्थापन पानी का द्रव्यमान होगा, विस्थापित पानी का द्रव्यमान क्या होगा, 113 ग्राम ही तो होगा। आयतन इतना है तो उसका विस्थापित पानी का द्रव्यमान भी कितना होगा, 113 ग्राम ही तो होगा। तो 113 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापित पानी का द्रव्यमान। ठीक है, अब बोला है प्रत्यक्ष भार हानि। जो प्रत्यक्ष भार हानि है ना दोस्तों, ये विस्थापित पानी के भार के क्या होगी, बराबर होगी। तो प्रत्यक्ष भार हानि जो होगी ना, वो विस्थापित पानी के भार के। अब विस्थापित पानी का भार मतलब m इंटू जी होता है, पानी का भार मतलब क्या होता है, m इंटू जी। अब m का मान कितना है दोस्तों, 113 है, और g का मान हमको कितना लेने बोला है, 10 लेने बोला है। कितना लेने बोला है, 10। अब दोस्तों ये जो 113 है ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम में भी चेंज करना पड़ेगा हमको। तो किलोग्राम में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम, 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब हम क्या करेंगे, 113 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये 2 अंक के बाद 2 0 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1.13 न्यूटन जो है हमारा क्या निकल के आएगा, प्रत्यक्ष भार हानि निकल के आएगी। कितना, 1.13 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कैसे किया हमने, एक बार और बताते हैं। देखिए हमको दिया गया है ये 8 ग्राम घनत्व, दोस्तों इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इस प्रकार से नहीं बनाना है तो आप इस प्रकार से बना लीजिए, F बराबर उत्प्लावन बल F बराबर का सूत्र लगा दीजिए, घनत्व इंटू आयतन इंटू जी के। ये भी आप यूज कर सकते हैं। अब घनत्व क्या है, ये पानी का घनत्व है दोस्तों, और पानी का घनत्व हमको क्या लेना है, ग्राम में लेना है, क्योंकि ग्राम में दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी का घनत्व 1 ग्राम हो जाएगा, इंटू आयतन वही 4/3 ले लेंगे, 4/3 पाई का मान कितना लेना है, 3.14, और आर क्यूब का मतलब 27, और जी का मान कितना है हमारे पास में, 10 है। इसको जब सॉल्व करोगे दोस्तों तो देखिए 3 से कट जाएगा 9 बार में, कितने बार में, 9 बार में। 3 से कट गया 9 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 9 36, 36 इंटू 3.14 इंटू 10। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 113 के लगभग, इंटू 10। तो ये तो किस में आएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, किस में आएगा, ग्राम में आएगा। इसका मान, किसका बल का नाम क्या इसमें आएगा, ग्राम में आएगा। ठीक है, मतलब ये तो ग्राम में है, तो ग्राम को चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1000 से भाग भी दे देंगे, 1000 से भाग लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 1.13 न्यूटन के। ठीक है, क्लियर यहाँ तक के। भार हानि कैसे निकाले,
ठीक है, या तो या इसको यूज कर लीजिए या जो पहले हमने बताया उसको यूज कर लीजिए, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उसको आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पंप प्रति मिनट 1000 लीटर पानी को 12 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, न्यूनतम आवश्यक शक्ति ज्ञात करिए। अब दोस्तों शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय के। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय के। और कार्य क्या होता है हमारा, mgh बटे टी, ये भी तो लिख सकते हैं हम। m का मान हमको दिया है 1000, g का मान हमको कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, h का मान कितना है 12, और समय कितना ले रहा है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से काट दिए, 6 दूनी 12, 2 इंटू 1000 मतलब 2000 वाट जो है शक्ति का मान निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक लड़का 60 डिग्री के कोण पर 36 से 50 न्यूटन का बल लगाकर एक बक्से को 10 मीटर धकेलता है, कितना कार्य किया गया। हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा के। ठीक है, बल का मान कितना है दोस्तों 50, विस्थापन कितना है 10, और कॉस थीटा का मतलब कॉस 60, ये लेंगे तो कितना हो जाएगा 500, और कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है कि नहीं होता है। 2 से इसको काट देंगे 500 को, तो 250 जूल जो है हमारा कार्य का मान निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा उदाहरण स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरण का है। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, बैटरी चार्ज करना है क्या, नहीं। एक कमाई की गई कमानी का खुलकर खिलौना कार को चलाना। जैसे हमने खिलौना कार देखी हो ना, चाबी भरने वाली, चाबी भरने वाली खिलौना कार देखी हो कि नहीं आपने, यहाँ पे एक चाबी लगी रहती है इस प्रकार से। अब हमने चाबी भरे, जैसी भरे स्थितिज ऊर्जा को जैसी छोड़े, जैसी चाबी छोड़ेंगे वैसी गाड़ी आगे बढ़ने लगी। तो स्थितिज ऊर्जा से कहाँ में परिवर्तन हो गया, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हैं तो इसे रोकते समय वह कितने गुनी अधिक दूरी तय करेगी। तो आप डायरेक्टली याद रखिए दोस्तों, जो दूरी होती है ना वो क्या होती है, दूरी जो होती है वो गति की क्या होती है, वो होती है गति की स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती। अब कार की गति को दुगना कर रहे हैं, मतलब कार की गति को दुगना करेंगे तो एक कार क्या हो जाएगी 4, दोगुना करेंगे तो 4 हो जाएगी। तो दूरी की गति, दूरी क्या हो जाएगी, दूरी भी 4 गुनी अधिक दूरी तय करेगी, क्योंकि क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती है। तो 4 गुनी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक कण सरल रेखा में 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गतिशील है। यदि प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो 5वें सेकेंड में तय की गई दूरी क्या। दोस्तों हमसे क्या पूछा है, 5वें सेकेंड में पूछा है, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रखिए। 5वें सेकेंड में पूछा है तो n सेकेंड में, या अगर दूरी पूछा है तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है s बराबर u प्लस a 2n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, u का मान कितना है, प्रारंभिक वेग हमारा 10 है, a का मान कितना है 5 है, 2n का मान का मतलब क्या है, ये सेकेंड, nवे सेकेंड का मान है, मतलब n का मान कितना है 5 है। तो 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 में से गया 9, 9 इंटू 5 45, तो 45/2 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 22.5 बार में। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 22 और 10 32, तो 32.5। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मात्रा चालक के साथ इसकी गति की दिशा को निर्दिष्ट करती है। तो दोस्तों वह मात्रा जो चाल के साथ इसकी गति की दिशा को निर्दिष्ट करती है उसे हम बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी की अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। दोस्तों पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है ना, ये 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 मीटर लंबी एक धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। यदि रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 1.2 इंटू 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस है तो लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है दोस्तों, लंबाई में वृद्धि पूछा है। लंबाई हमको कितनी दी गई है, मूल लंबाई वो दी गई है 2 मीटर। मूल लंबाई कितनी है, 2 मीटर है। अब तापमान की बात करें, तापमान क्या है
डेल टी तापमान में परिवर्तन, मतलब 125 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कितना दिया गया है, 1.2 इंटू 10⁻⁵ ये दिया गया है। और हमसे क्या पूछा है, लंबाई में वृद्धि, मतलब डेल एल का मान हमसे पूछा है। क्या पूछा है, डेल एल का मान। दोस्तों एक फॉर्मूला आपको पता होगा, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर होता है, अल्फा बराबर क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन डिवाइडेड बाई मूल लंबाई इंटू समय तापमान में परिवर्तन के। ये फॉर्मूला आपको याद था कि नहीं याद था, याद नहीं दोस्तों तो याद करिए। रेखीय प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन डिवाइडेड बाय मूल लंबाई इनटू तापमान में परिवर्तन। अब दोस्तों अल्फा का मान कितना है हमारे पास में, ये तो दिया गया है 1.2 इंटू 10⁻⁵, ये तो दिया गया है। लंबाई में परिवर्तन, तो लंबाई में वृद्धि तो पूछा है, मतलब लंबाई में हमको परिवर्तन निकालना है, डेल एल निकालना है। मूल लंबाई कितनी है दोस्तों, 2 है। और तापमान में परिवर्तन 25 से 125, तो 125 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। यहां तक के क्लियर है सबको। तो डेल एल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल एल बराबर हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू ये 2 और 100 इधर आ जाएंगे तो 2 गुना 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कोई क्लियर, कोई दिक्कत। तो दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो क्या हो जाएगा, 2.4 इंटू 10⁻⁵ और इंटू क्या हो जाएगा, ये 100 को मैं 10⁻2 लिख सकता हूँ क्या, तो ये हो जाएगा 10⁻2 के। क्लियर। अब 10⁻⁵ 10⁻2 तो कितना हो जाएगा, -5 में से 2 जाएंगे तो 10⁻3, तो क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻3। और यही क्या है, हमारा आंसर है। देखिए 2.4 इंटू 10⁻3 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि में भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम बोलते हैं विकिरण। विकिरण में भौतिक माध्यम की आवश्यकता हमको नहीं होती है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विद्युत हीटर का प्रतिरोध 100 ओम है और इसे 220 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से जोड़ा गया है। 5 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। हमसे क्या पूछा है, ऊष्मा का मान पूछा है। और हम एक चीज जानते हैं, ऊष्मा H बराबर क्या होता है दोस्तों, I² RT के। सभी को पता होगा इस बारे में। ऊष्मा H बराबर क्या होता है, I² RT के होता है। अब एक बात बताइए, हमारे पास में I का मान दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। तो सर अब कैसा करें, ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है, I का मान तुमको दिया नहीं गया है। हम जानते हैं I बराबर क्या होता है दोस्तों, I का मान अगर हमको निकालना है तो I बराबर क्या होता है, V/R के। हमको V का मान दिया गया क्या, बिल्कुल 220 वोल्ट दिया गया है। R का मान दिया गया क्या, बिल्कुल 100 ओम दिया गया है। तो यहाँ से हम I का मान निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम जब I का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर, I का मान निकाल लेते हैं साइड में। तो I बराबर क्या होगा, V/R के। V का मान कितना है 220 और R का मान कितना है 100 है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। या 22/10 भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा I का मान हमको पता चल गया, R का मान हमको दिया गया है, समय भी हमको दिया गया है। तो यहाँ से हम H का मान निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो H बराबर क्या हो जाएगा, I² RT। तो I का मान हम लिख लेते हैं 22/10 इंटू 22/10, क्योंकि स्क्वायर बोला है। R का मान कितना है, 100 है। और समय कितना है दोस्तों हमारे पास में, 5 मिनट, मतलब 5 इंटू 60 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, ये 22 का स्क्वायर इंटू 5 छक 30, मतलब 22 का स्क्वायर, 22 इंटू 22 इंटू 5 छक 30, मतलब 300। तो 22 का स्क्वायर निकालिए क्या होता है, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। कितना होता है, 484 इंटू 300 के। तो क्या हो जाएगा, 312 की 2 हासिल का है 1, 3 8 24 और 1 25 की 5 हासिल का है 2, 312 और 2 14, 1452। और कितने जीरो है, 1 और 2 जीरो है। तो 1,45,200 जो है हमारा ऊष्मा का मान निकल के आएगा, किसमें, जूल में। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अच्छे समझ में आ गया। हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की आपको, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परिपथ में 3 समान बल्ब, प्रत्येक जिसका मान कितना है, 4 ओम प्रतिरोध के हैं, श्रेणी में 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं।
परिपथ में प्रभावित धारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक परिपथ है जिसमें 3 समान मान के मतलब समान बल्ब है जो कि प्रत्येक कितने ओम के हैं, 4 ओम के हैं और किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों जब भी समान मान के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस जो निकालते हैं वो क्या होता है, आर नेट जो होता है वो होता है एन इंटू आर के। क्या होता है, एन इंटू आर के। अब दोस्तों समान मान के हैं तब ये फॉर्मूला लगाना है आपको, जब भी समान मान के बोलते तब। अब एन का मान कितना है दोस्तों, 3 दिया गया है और प्रत्येक आर का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो आर नेट का मान कितना निकल के आएगा, 12 ओम निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 12 ओम। अब हमसे पूछा क्या है, धारा का मान, और हम जानते हैं धारा आई बराबर क्या होता है, धारा आई बराबर होता है वी बाई आर के। वी का मान कितना है दोस्तों, वी का मान दिया गया 12 वोल्ट और प्रतिरोध का मान कितना है, 12 ओम है। तो 12 से 12 कट जाएगा तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना निकल के आ जाएगा, 1 एम्पियर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता की सही इकाई कौन सी होती है। दोस्तों विद्युत प्रतिरोधकता की सही इकाई होती है हमारी ओम मीटर। कौन सी होती है, ओम मीटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक प्रथम श्रेणी उत्तोलक में प्रयास भुजा 80 सेंटीमीटर और भार भुजा 20 सेंटीमीटर है। यदि भार 200 न्यूटन है तो आवश्यक प्रयास ज्ञात कीजिए। दोस्तों उत्तोलक में क्या होता है, हम जानते हैं लोड इंटू लोड आर्म, ये बराबर किसके होता है, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म के। यही तो होता है उत्तोलक में, लोड इंटू लोड आर्म बराबर एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। अच्छा लोड कितना है, लोड हमको दिया गया है 200 न्यूटन। लोड आर्म कितना है, लोड भार भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। एफर्ट हमको निकालना है और एफर्ट आर्म कितनी है दोस्तों, 80 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां से, 20 से काट दीजिए, 20 चौ 80, 4 से कितने बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा। तो जो हमारा एफर्ट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 50 न्यूटन निकल के आएगा। कितना, 50 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 600 न्यूटन के भार को उठाने वाली एक चल घिरनी की दक्षता 75% है। आवश्यक प्रयास क्या होगा। हमसे क्या पूछा है, एफर्ट का मान पूछा है और लोड कितना दिया गया हमको, 600 न्यूटन दिया गया है। दोस्तों हमको एक चीज पता है, दक्षता बराबर क्या होता है, दक्षता बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाई वेग अनुपात के। ये तो सभी को पता होगा क्योंकि हम तो क्या लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेड पेपर लगा रहे हैं। तो आप तो तैयारी करके बैठे होंगे, है ना। नहीं भी पता तो हमको पता है दक्षता बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेग अनुपात। ठीक है। अब दोस्तों दक्षता तो हमको दी गई है, मैकेनिकल एडवांटेज दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। क्या वेलोसिटी रेशियो दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। लेकिन हमको एक चीज पता है, इस बारे में पता है कि जो एक चल घिरनी होती है ना, उसके वेलोसिटी रेशियो का मान जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, वेलोसिटी रेशियो का मान बताइए कमेंट बॉक्स में। वो होता है हमारा 2। कितना होता है, 2 होता है। और हम जानते हैं दक्षता बराबर होगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है दोस्तों, लोड बटे एफर्ट के। तो हो जाएगा लोड बटे एफर्ट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर आपको चल घिरने का वेलोसिटी रेशियो नहीं पता होता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते क्या, नहीं कर पाते। इसलिए आपको पता होना चाहिए एक चल घिरनी जो होती है, सिंगल मूवेबल पुल्ली जो होती है, उसके वेलोसिटी रेशियो का जो मान होता है वो कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, उससे भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दक्षता एन बराबर लोड बटे एफर्ट नीचे आ जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। दक्षता कितनी है, 75%, मतलब 75 बटे 100 यही होगा। लोड का मान कितना है दोस्तों, 600 डिवाइडेड बाई एफर्ट हमको निकालना है और सिंगल चल घिरनी का जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। सॉल्व कर लेते हैं, 25 तिया 75, 25 चौ 100, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, मतलब ये 200 बार में चले गया। ठीक है, कितने बार में, 2 बार में, 200 बार में। 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 200 इंटू 2 मतलब 400। तो एफर्ट का मान कितना निकल के आ गया हमारा, 400 न्यूटन निकल के आ गया। कितना, 400 न्यूटन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, 400 न्यूटन। अच्छा ठीक है,
अगर आपको इसमें वेलोसिटी रेशियो नहीं पता होता तो आप तो इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो एक हम डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लेते हैं। जब भी एक चल घिरनी की बात करें दोस्तों, जब भी एक चल घिरनी मतलब सिंगल मूवेबल पुल्ली की बात करें, तो आपको डायरेक्टली एफर्ट का मान निकालना हो तो हमको डायरेक्टली एक फॉर्मूला याद रखिए, एफर्ट बराबर लोड बटे दक्षता इंटू 2 के। ठीक है, लोड बटे दक्षता इंटू 2, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए डायरेक्टली आप। तो एक सिंगल, ये दोस्तों एक सिंगल मूवेबल पुल्ली के लिए ही आपको इसको याद रखना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एल का मान कितना था हमारे पास में लोड का 600, दक्षता कितनी है 75, तो 75 बटे 100 कर देता हूँ, तो 75 नीचे 100 ऊपर कर लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। इंटू 2 कर लेते हैं। 25 से काट देते हैं 3 बार में, 25 से इसको काट देते हैं 4 बार में, 3 से काट देते हैं इसको 200 बार में, और 2 से इसको काट देते हैं 100 बार में। तो 100 इंटू 4 मतलब 400 न्यूटन। कोई दिक्कत समस्या? तो डायरेक्टली आप याद रख लीजिए, एफर्ट निकालने जब भी बोले, लोड निकालने बोलेगा तो लोड निकालने, इससे भी लोड भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम डरने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैंची किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? दोस्तों कैंची जो है ना, ये किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? दोस्तों हमको पता है कैंची इस प्रकार से होती है, आपने देखा होगा इस प्रकार से, यहाँ पे 2 हत्थे पकड़ने वाले थे, ये हमारा बीच में एक पॉइंट होता है, यहाँ पे होता है। अब देखिए ये फलक्रम जो है ये कहाँ पे है? बीच में है। तो फलक्रम जब बीच में होता है तो कौन सी श्रेणी का उत्तोलक होता है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, FLE से याद रखिए आप, FLE। ठीक है, जब फलक्रम बीच में हो प्रथम श्रेणी, जब लोड बीच में हो तो द्वितीय श्रेणी, और जब एफर्ट बीच में हो तो तृतीय श्रेणी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। खतरे या निषेध के सुरक्षा चिन्हों के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? दोस्तों खतरे या निषेध की सुरक्षा के लिए हम उपयोग करते हैं लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। व्यवसायिक सुरक्षा में PPE का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों व्यवसायिक सुरक्षा में PPE का पूर्ण रूप होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाए तो सही कार्रवाई क्या होगी? दोस्तों ये कोई व्यक्ति है, अब उसके कपड़े में आग लग गई, तो आप सबसे पहले सही कार्रवाई क्या करेंगे? क्या पानी ढूंढने के लिए आप तेजी से दौड़ेंगे क्या? बताइए, नहीं ना। क्या तुरंत कपड़े उतार देंगे? क्या नहीं कर सकते। रुकना पड़ेगा, जमीन पर गिरे और लुढ़के। हाँ, ये सही तरीका है, रुके, जमीन पर गिरे और अपन वहां पे लुढ़कना शुरू कर दीजिए, मतलब ऐसा लुढ़कना शुरू कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा? कपड़ों में जो आग लगी वो बुझ जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाहनों के धुएं से सीधे उत्पन्न होने वाला प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन सा है? दोस्तों वाहनों के धुएं से सीधे उत्पन्न होने वाला प्राथमिक वायु प्रदूषक जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब CO। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों भारत का चिपको आंदोलन जो है ना, ये वनों के संरक्षण से संबंधित था। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस की डेटा पहुंच गति मतलब डाटा एक्सेस स्पीड सबसे अधिक होती है? HDD की होती है, CD-ROM की होती है, SSD की होती है, USB फ्लैश ड्राइव की होती है, किसकी होती है? तो दोस्तों जिसकी डेटा पहुंच गति सबसे अधिक होती है वो है हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव, मतलब SSD। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप क्या होता है बताइए? तो होता है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। कोई पिंड वेग के साथ ऊपर की ओर, मान लेते कोई पिंड है जो V वेग के साथ, कोई भी वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन क्रमशः क्या होंगे? हमसे क्या पूछा गया है? दूरी का मान पूछा गया है, और क्या पूछा गया है? विस्थापन पूछा गया है। तो बताइए इसमें से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों देखिए कोई पिंड है जो वेग के साथ ऊपर की ओर, मान लेते एक पिंड है, ये V वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका गया। अब ये पहुंच गया यहाँ पे, मतलब ये h ऊंचाई पर, यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊंचाई है? h ऊंचाई तक पहुंच गया। पृथ्वी की ओर लौट आता है। अब यहाँ तो पहुंचा, फिर यहाँ से क्या आ गया? वापस आ गया, मतलब h ऊंचाई तक गया और नीचे भी क्या आ गया? h ऊंचाई से नीचे आया, मतलब जितनी चढ़ेगा उतनी उतरेगा भी ना। तो जो दूरी होगी वो कितनी होगी? मान लेते h दूरी तक हो गया, फिर वापस h दूरी तक आया, तो दूरी जो होगी वो कितनी होगी? दूरी तो होगी 2h।
अब पूछा क्या है विस्थापन मतलब शॉर्टकट तरीका क्या है बताइए। शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट जो होता है सबसे कम दूरी। अब वो दोस्तों जहां से गया था वापस उस स्थान पे आ गया, तो विस्थापन तो हुआ ही नहीं, तो विस्थापन हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो दूरी होगी हमारी 2h और विस्थापन क्या होगा हमारा 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कहां से कैसे हुआ ये चीजें, क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए इन 50 क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे ना दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो की सेकंड वीडियो तभी आएगी जब 50 लाइक के ऊपर हमको देखने को मिलेगी। अगर वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो हम आपके लिए सेकंड वीडियो जरूर लेके आएंगे, और ये जो सीरीज है ये पर्टिकुलर एग्जाम तक के हम आपके लिए चलाते रहेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।